रंगमंच ज़मीन है मेरी, थिएटर साहित्य, और इन्हीं से सीखा है, इन्हीं से समझा है, तो उन्हें नहीं नकार सकते आप। चाहे धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राय बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। मैं थिएटर कर रहा था उस वक्त, तो मैं कंपटीशन में ग्रुप में नाटक लेकर आता था, वो भी देखते थे, तो वो सामान्य सा ही था। अभी भी सामान्य हूँ, कोई असामान्य नहीं हो गया मैं। लेकिन उस वक्त अकेले करते थे जर्नी, डेरी ऑन सोन, औरंगाबाद, बिहिया, गया, छपरा, कुल्ठी, सिंदरी, कहाँ नहीं गया हूँ मैं नाटक लेकर। आपके बिहार में करते 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 भोपाल गया। करेंगे तो रास्ता निकलेगा। कहीं जाना होता है तो घर से निकलना होता है ना। सरकार आपके दरवाजे पे सवारी भेजेगी और आप निकलेंगे तो ऐसा नहीं होगा ना, आपको ही निकलना पड़ेगा। मैं जिस शहर से निकला हूँ सर, उस शहर में आज भी थिएटर नहीं होता। एक ही ग्रुप है हमारा बस। सरहदों की बेड़ियां जकड़ी हैं पैरों में, खुदा इन पैरों को पर बना देता तो अच्छा था। कभी रोका नहीं रास्ता परिंदों का परिंदों ने, खुदा दुनिया को चिड़िया घर बना देता तो अच्छा था। मुझे कहानियाँ बहुत पसंद हैं। मैंने सबसे ज़्यादा पढ़ा है किसी को तो मुंशी प्रेमचंद को, मुंशी प्रेमचंद को, ओशो को, और आपके फणीश्वर रेणु जी की कहानियाँ, दिनकर साहब की कविताएं, धर्मवीर भारती की रचनाएं, जयशंकर प्रसाद की, हमारे मध्य प्रदेश के हरिशंकर परसाई जी, उनकी रचनाएं। 100 में 5% लोग होते हैं जो टैलेंटेड होते हैं। बाकी चूँकि दुनिया में सबसे आसान काम अभिनय है। दुनिया का सबसे आसान काम, बहुत मुश्किल काम है सर। नहीं पर आप उनसे पूछो, एक पान वाला भी आपसे बोल देगा, ये भैया हमरे लिए कोनो रोल हो तो देखिएगा, विलन का दीजिएगा, हाँ गुंडा का। तो यार आपको आसान लगता है, तो वो जिनको आसान लगता है उनको पकड़ लाते हैं, पैसा भी नहीं देना है, वो पैसे भी बचाते हैं थोड़ा से। तो इस वजह से कई बार एक्टर को दिक्कत होती है कि आप तो ग्राफ यहाँ ले जा रहे हैं, सामने वाला यहीं लिया हुआ है। बाहरी आवरण तो सिर्फ एक सपोर्ट है उस किरदार के लिए, वो किरदार नहीं है। आपके किरदार को कपड़े गेटअप सपोर्ट करते हैं, वो किरदार नहीं होती। किरदार के लिए तो आपको सोच लेवल पे करना पड़ता है। जैसे आप देख रहे हैं विज़न आजकल, और मैं हूं इमरान अली। शख्स से शख्सियत बनने की कहानी सुनेंगे आप खुद उन्हीं की ज़बानी। फेस टू फेस में हर बार आपकी मुलाकात कराते हैं एक नई शख्सियत से। इस बार हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं मशहूर फिल्म अभिनेता संजय पांडे। संजय पांडे की शख्सियत छुपी हुई नहीं, बल्कि इन्होंने फिल्म इंडस्ट्रीज़ को एक ऐसा स्वरूप पेश किया है, अपने आप को अपनी अभिनय की ऊंचाई से वो स्थान हासिल किया है जो आने वाले पीढ़ी को, यानी फिल्मों से रुचि रखने वाले, अभिनय से रुचि रखने वालों के लिए सीखने के लिए होंगे। इन्होंने जितने फिल्मों में काम किया, अलग अलग किरदार को जिया है, जीवंत अभिनय किया है इन्होंने। और इसकी ख़ास वजह ये रही है, और ख़ास तौर से ये उसके लिए जाने भी जाते हैं कि इन्होंने अपना लगाव साहित्य से रखा, इन्होंने अपना लगाव मंच से रखा। सर बहुत स्वागत है आपका विज़न आजकल में। थैंक यू सो मच इमरान भाई, और आपके विज़न आज तक में मुझे बातचीत करने के लिए बुलाया आपने, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये जो अभिनय का सफ़र चला, अभी जहाँ पे आप हैं, वर्तमान में जो भोजपुरी सिनेमा है, किस तरह महसूस करते हैं आप, और अभिनय के सफ़र को आप किस तरह अपने देखते हैं? कहाँ से चले थे, कहाँ पहुँचे? चला तो मध्य प्रदेश से था, उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ हूँ, महाराष्ट्र में आज काम कर रहा हूँ मुंबई में, और शुरुआत थिएटर से की, रंगमंच से। बहुत प्लेस वगैरह करता था, धीमे धीमे भोपाल गया, भोपाल से फिर मुंबई पहुँचा, और मेरे हिसाब से अभी सफ़र में ही है, मुकाम तो अभी बाकी है। ये तो थोड़ा सा मिला है, पूरा नाम अभी बाकी है। ये साहित्य से जो जुड़ाव दिखता है आपके पोस्ट से, मैं जो महसूस करता हूँ, ये मंच से लोग आपकी इतना पहुँच के इन सब चीज़ों को नहीं समझ पाते। इनको वो ज़मीन है, आप वो कहते हैं ना कि ज़मीन खसक गई तो फिर मकान ढह जाएगा।
रंगमंच ज़मीन है मेरी, थिएटर साहित्य, और इन्हीं से सीखा है, इन्हीं से समझा है, तो उन्हें नहीं नकार सकते आप। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि कलाकार एक समय के रुक जाता है। रुक इसलिए जाता है क्योंकि वो अपनी उन चीज़ों से विमुख हो जाता है जहाँ से वो निकला था, जहाँ से उसने कुछ लिया था। वही वाली बात कि जिस पेड़ के नीचे आप बड़े हुए, आपने बड़े होकर वही पेड़ काट दिया। तो वो पेड़ ज़िंदा रखना ज़रूरी है ताकि उसके बाद आने वाली पीढ़ी ये ना समझे कि आप अचानक पहुंच गए मुंबई, आपने अचानक सब कुछ पा लिया। अचानक कुछ भी नहीं मिलता है, और कला की फील्ड में शॉर्टकट कुछ नहीं होता है, आपको स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ता है। तो ये आज की पीढ़ी को भी ये बताने के लिए कि भैया अचानक लिफ्ट से यहाँ नहीं पहुँचे हैं, सीढ़ी दर सीढ़ी चल के पहुँचे हैं। जिस माध्यम से आप पहुँचते हैं वो माध्यम साहित्य है, वो माध्यम रंगमंच है, जो आपको रिच करके वहाँ भेजता है, जो आपको तैयार करके भेजता है। तो उस माध्यम से अगर आप जुड़े नहीं रहेंगे तो एक समय के बाद आप पाएंगे कि आप खाली हो गए, आपके पास है नहीं कुछ। जो लेकर निकले थे, जो अब तक दिया, वो वहीं से लिया हुआ था। तो अगर वो आपने लेना बंद कर दिया तो फिर देने के लिए कुछ बचेगा नहीं आपके पास। फिर एक समय के बाद आप, ऐसा लगता है कि दर्शक भी आपसे बोर होने लगते हैं। तो वो जो मैं बहुत व्यावसायिक भाषा में बोलूँ तो जो स्टॉक मिलता है वो हमें रंगमंच से ही मिलता है, साहित्य से ही मिलता है, जो कलाकार अपने अंदर मर्ज करके और ऑडियंस को देता है। इसलिए रंगमंच और साहित्य बहुत ज़रूरी है कलाकार के लिए। लेकिन सर, अभी जो भोजपुरी सिनेमा है, भोजपुरी सिनेमा का हिंदी सिनेमा भी, सिनेमा जो थिएटर्स में दर्शक जाते थे, वो दर्शक डिजिटल प्लेटफॉर्म आने के बाद दर्शक अब नहीं मिल रहे हैं, और इससे जो फिल्म निर्माण है या सिनेमा का क्षेत्र है वो बड़ा प्रभावित हुआ है। तो आप किस तरह देखते हैं इसको? वो एक दौर हर वक्त आता है, सिनेमा हर वक्त ख़तरे में रहा है। कुछ सालों बाद जब मैंने होश संभाला तो उस वक्त एक वीडियो का दौर आया था, आपको याद होगा। बहुत सारे लोग वीडियो में फिल्म देखने लगे थे, लगा था सिनेमा टूट जाएगा, नहीं टूटा। उसके बाद सीडी आई, लोग सीडी पे देखने लगे फिल्में। फिर उसके बाद चैनलों का दौर आया, चैनल पे इतनी फिल्में आ रही हैं, लोगों को लगा अब लोग सिनेमा हॉल नहीं जाएंगे, घर बैठे फिल्म देख रहे हैं, लेकिन फिर भी फिल्म देखने लोग गए। तो ये बीच बीच में दौर आता है जो सिनेमा को प्रभावित करता है। लेकिन सिनेमा एक ऐसा चीज़ है, सिनेमा आज भी, कल भी उत्सव था, आज भी उत्सव है। आप जब फिल्म देखने घर से निकलते हैं परिवार के साथ तो एक दिन पहले से तैयारी करते हैं, टिकट बुक करते हैं। मतलब आप समझ लीजिए जैसे लोग मेला देखने जाते थे, अब लोग फिल्म देखने जाते हैं, मैं अभी भी जाता हूँ। तो वो सिनेमा बंद नहीं होने वाला, थोड़ा प्रभावित होता है। इससे हमें लगता है कि असर पड़ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। फिल्में वापस दौर आएगा जब लोग हॉल में जाके फिल्में देखेंगे। आप जिस तरह से किरदार करते हैं, मैंने कई बार देखा, कई फिल्में आपकी देखा, अलग अलग गेटअप जब लेते हैं। कई बार मैंने एक फिल्म शायद देखा था अमिताभ बच्चन की, आप कॉपी कर रहे थे, दीवाने। या जब कभी देखा, उम्र का फ़र्क भी नहीं है, और जब जिस उम्र में आप जीते रहे, तो क्या आप जो दर्शक हमारे हैं या जो आर्टिस्ट हैं या जो सिनेमा को समझते हैं, उनको क्या टिप्स आप देंगे? कैसी तैयारी करते हैं जो इतना जीते हैं आप अपने रोल में? उसके लिए वो बहुत व्यक्तिगत तैयारी होती है, सबकी अपनी अपनी होती है। मेरी अपनी तैयारी होती है किरदार को लेकर। एक्चुअली बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, सोच का फ़र्क होता है। किरदार यहाँ से होता है, एक बातचीत से, उसकी शैली से होता है। एक पढ़ा लिखा आदमी बात करेगा तो उसकी शैली समझ में आएगी, उसके शब्द समझ में आएंगे। एक अनपढ़ आदमी बात करेगा तो उसके शब्द समझ में आएंगे। तो वो जो सोच लेवल का है, मेंटल लेवल पे, वो आपको ट्यून करना पड़ता है। हम लोग क्या करते हैं, बाहरी आवरण पे ध्यान देते हैं। बाहरी आवरण तो सिर्फ एक सपोर्ट है उस किरदार के लिए, वो किरदार नहीं है। आपके किरदार को कपड़े, गेटअप सपोर्ट करते हैं, वो किरदार नहीं होती। किरदार के लिए तो आपको सोच लेवल पे करना पड़ता है। जैसे मैंने किरदार किए, मैंने एक फिल्म की थी पटना से पाकिस्तान, उसमें मैं विधायक बना था। वो विधायक पहले खलासी होता है, तो उसमें वो देसी दारू पीता है। तो विधायक होने के बाद भी वो देसी ही पी रहा है, क्योंकि उसको आदत वैसी पड़ी। खलासी देसी पीते हैं। तो वो आपको वर्कआउट करके रखना पड़ेगा कि कौन से, किसका मेंटल लेवल क्या है, कौन किस सोच का आदमी है। और मुझसे ये सवाल अक्सर होता है कि आप इतनी वैरायटी कैसे देते हैं। वो वैरायटी कपड़ों से नहीं होती, वो वैरायटी गेटअप से नहीं होती, वो वैरायटी सोच से होती है कि कौन। आप भी समाज में देखिए 10 किस्म के लोग होते हैं, तो उनके चार पैर थोड़ी होते हैं, उनके भी 2 हाथ 2 पैर होते हैं। लेकिन जैसे ही वो पहली लाइन बोलता, आप समझ जाते हैं कि अनपढ़ है या ये क्या करता है।
इसकी शिक्षा कितनी है। जबान खुलते ही। जबान खुलते ही जी। वो थोड़ी वो कोई अलग सा गेटअप लेके आता है। बिल्कुल। बहुत अच्छे कपड़ों में भी एक आदमी रहता है और जैसी जबान खोलता आप समझ जाते हैं कि अरे गड़बड़ है। तो सिर्फ यहाँ से फर्क होता है और कुछ नहीं। चलिए सर, साहित्य में क्या, साहित्य तो दरिया है, हाँ। सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं। साहित्य में जो आपकी रुचि रही, क्या पढ़ने की रही, किनको पढ़ने की रही, या फिर क्यों साहित्य में रुचि है, क्या मिलता है साहित्य से आपको? बराबर मैं आपको देखता हूँ, आप कहीं पुस्तकालय में हैं तो किसी खास लोगों की किताबें पढ़ रहे हैं, किसी खास किताबों पर चर्चा कर रहे हैं, उस पर कुछ पोस्ट डाल रहे हैं। ये किताबों से आप क्या लेते हैं और किन किन तरह की किताबों से लेते हैं? देखिए, मुझे कहानियाँ बहुत पसंद हैं। मैंने सबसे ज़्यादा पढ़ा है किसी को तो मुंशी प्रेमचंद को, मुंशी प्रेमचंद को, ओशो को, और आपके फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानियाँ, दिनकर साहब की कविताएं, धर्मवीर भारती की रचनाएं, जयशंकर प्रसाद की, हमारे मध्य प्रदेश के हरिशंकर परसाई जी, उनकी रचनाएं। तो ये सब पढ़ने से आपको, देखिए क्या होता है, आप एक ही ज़िंदगी में हर जगह नहीं जा सकते जी। पूरा समय आप घूमने में नहीं लगा सकते, वातावरण लोगों को समझने में नहीं लगा सकते। तो हर तरह की चीज़ों को, हर इमोशंस को, हर दर्द को समझने में ये कहानी आपकी मदद करती है। जब आप कहानी में जाते हैं, कहानी, नाटक और फिल्म में एक बेसिक अंतर ये है कि नाटक और फिल्म में जब आप देखते हैं तो वो निर्देशक का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। कहानी में एक छूट होती है कि जब कहानी आप पढ़ रहे होते हैं ना, तो आप कहानी को अपने तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, खुद उसमें चले जाते हैं, खुद जाते हैं, आंखों के सामने वो दृश्य तैरते हैं, आप उसमें इन्वॉल्व होते हैं जी। इसलिए वो चीज़ें आपको समझने में आसानी होती है और आपके पास एक स्टॉक होता है। आपको कोई किरदार जो आप बात कर रहे हैं, करने को कहा जाता है, तो आपको पता होता है कि फला कहानी में फला राइटर ने एक किरदार ऐसा लिखा था, या उसकी सोच कैसी हो सकती है। आपको अभिनय में, मुझे ऐसा लगता है कि सिनेमा तो है ही, जैसे हम कहते हैं ना कि एक एक्टर अपनी 4-5 चीज़ों से काम करता है, बॉडी, इंटेलेक्ट, वॉइस, तो दिमाग की खुराक कहाँ से लेंगे आप। साहित्य बहुत आवश्यक है कलाकार के लिए, उसके लिए पढ़ना, साहित्य रचना सब बहुत ज़रूरी है, उसको जानना चाहिए। कहानी, किताबें जो कलाकार नहीं पढ़ता, एक समय के बाद वो चुक जाता है। सर, एक पोस्ट मैंने देखा था आपका कि जब मैं कहीं, जाहिर है कि आप हर बिहार, यूपी में तो ज़्यादातर भोजपुरी की शूटिंग होती है, गुजरात में तो आप जाते हैं, तो कुछ मुंबई से तो लोग रहते ही हैं लीडिंग आर्टिस्ट, लेकिन स्थानीय कलाकारों को भी लिया जाता है। आपने बड़ी अच्छी बात उसमें कही थी, जो मैं आपके पोस्ट में पढ़ा था, कि वहाँ पर जो को आर्टिस्ट होते हैं उसको लोग अहमियत नहीं समझते उसकी, और कई बार बड़े आर्टिस्टों को बड़ा जर्क होता है सीन में, अच्छा कहीं कहीं वो उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है और उनको वर्कशॉप नहीं किया जाता है, उनको सही से सीन के बारे में बताया नहीं जाता है, और आई लुक ये वो, और कई बार बड़े लोगों के काम को वो डैमेज कर देते हैं। तो आपको अगर इस बात को किस तरह से, एक्चुअली हम स्थानीय कलाकार या जो वहाँ की प्रतिभाएं हैं, उनको हम भी चाहते हैं बढ़ावा मिले, उनको काम मिले जी। लेकिन चक्कर क्या है कि वो घर बैठे नारायण मिल जाते हैं, तो वो बड़ी अजीब बात हो जाती है कि वो कदर नहीं करते और उनकी अपनी तैयारी नहीं होती है। हम एक तैयारी करके वहाँ पहुँचे, वहाँ से आ रहे हैं, सीन पढ़ रहे हैं, हमारी तैयारी है, तो वो 100 में 5% लोग होते हैं जो टैलेंटेड होते हैं। बाकी चूँकि दुनिया में सबसे आसान काम अभिनय है, दुनिया का सबसे आसान काम, बहुत मुश्किल काम है सर। नहीं, पर आप उनसे पूछो, एक पान वाला भी आपसे बोल देगा, ये भैया हमरे लिए कोनो रोल हो तो देखिएगा, विलन का दीजिएगा, हाँ गुंडा का, तो यार आपको आसान लगता है, तो वो जिनको आसान लगता है वो इनको पकड़ लाते हैं, पैसा भी नहीं देना है, वो पैसे भी बचाते हैं थोड़ा से। तो इस वजह से कई बार एक्टर को दिक्कत होती है कि आप तो ग्राफ यहाँ ले जा रहे हैं, सामने वाला यहीं लिया हुआ है, तो इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। चीज़ें बहुत तकलीफ देती हैं आपको। नहीं, क्या उनके लिए मशवरा क्या दीजिए? सीखें, अभिनय को हल्के में न लें, अभिनय मजाक नहीं है। अब प्रोडक्शन के लोग ना उनको रोल बताते हैं, ना उनको स्क्रिप्ट देते हैं, ना पहले से तय करते हैं कि कौन किन के साथ क्या होंगे, और अचानक से वो आप जैसे कलाकार के साथ खड़ा कर देते हैं। हाँ, वो पैसे बचाने के लिए, और कोई वजह नहीं होती है। बाहर से मंगाएंगे, पैसा देना होगा, वहाँ लोकल है, पैसा नहीं देना है, उनको बेवकूफ़ बना देते हैं। अरे तुमको रोल मिल रहा, पैसा भी मांगोगे, साला संजय पांडे के सामने खड़ा कर रहे हैं, तुमको समझ में आ रहा है बे? कल तक देखते थे पिक्चर में, आज सामने रोल कर रहे हो, ये बोलकर उनको ले आते हैं, उनको मिसयूज़ करते हैं, और उनको भी लगता है कि बिना मेहनत के रोल मिल गया तो मेहनत की क्या जरूरत। सर, आपको याद होगा बिल्लू बार्बर का एक सीन था, जो होटल वाले को एक कैरेक्टर मिल जाता है, पूरी ऑडियंस वो डायलॉग बोल देती है, लेकिन वो खुद जिसको रोल मिला था वो नहीं बोल पाता।
आपके साथ कोई ऐसा यादगार मामला जब कभी ऐसे मुश्किल में आप पड़े हों, कोई को आर्टिस्ट के कोई ऐसा याद आता है आपको कभी? कहीं बहुत फंसे हो? बहुत सारे हुए थे। एक अभिनेता आए थे और मेरे साथ तो फंसते तो मैं जैसे तैसे करके अपना सीन निकाल लेता हूँ। अच्छा। मगर एक अभिनेता आए थे, उन्होंने भौकाल ऐसा मारा था कि वो जैसे बिल्कुल नसरुद्दीन शाह के गुरु हैं। अच्छा। और मैं एक सीन कर रहा था यहीं हाजीपुर में, हाँ। और तब उस वक्त रॉय स्टॉक का ज़माना था। अच्छा, रॉय स्टॉक का। उसमें पैसा जाता था। बिल्कुल। और मैंने सोचा कि इनका सीन है 15-20 मिनट, आधा घंटा 1 घंटे में हो जाएगा, मैं एक नींद मार लूँ। मैं जब 4 घंटे बाद सो के उठा तभी भी वही सीन चल रहा था। अच्छा। और डायरेक्टर सर पकड़ा हुआ था और मतलब उसने एक ही लाइन बोली, संजय महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। अच्छा। मैंने क्यों सर, आप तो कास्ट किए हैं? बोले यार मुझे क्या पता था। ऐसे बहुत हादसे होते हैं, क्योंकि कैमरे के सामने हम भी आज पहला दिन काम करने में डरते हैं। ये जब कैमरा शुरू होता है ना सर, तो बड़े बड़ों की पैंट गीली हो जाती है। ये है। तो व्यूअर्स, आप संजय पांडे जी से सुन रहे हैं। बहुत क्या कहें, म्यारी बात हो रही है, स्वस्थपूर्ण बात हो रही है। और कला साहित्य संस्कृति की बात अब इस तरह से सिनेमा में काम करने वाले लोग बहुत कम कर पाते हैं। और बहुत दिनों से मेरी चाहत रही थी कि मैं इनसे बात करूं, क्योंकि इनके पोस्ट को पढ़ता हूं, इनके बारे में पहले से बहुत जानता हूं, इनके बहुत सारे अच्छे अच्छे किरदार मैंने देखे हैं। तो बहुत दिल चाहा था कि इनसे बात करूं। क्या संदेश होगा सर, अभी जो सिनेमा है या जो रंग कर्म है, वो उसमें उस तरह की सुविधाएं ना सरकार दे पा रही हैं, ना शहरों में ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग इंतज़ाम कर पाते हैं। तो या सिनेमा के लिए भी जिस तरह का माहौल बनना चाहिए, अभी तो बिहार में सिर्फ ये लागू किया गया है वो सब्सिडी, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये चीज़, तो आपको ओवरऑल क्या संदेश होगा, किस तरह से सरकार को इस क्षेत्र में काम करना चाहिए? देखिए, सरकार से उम्मीद करके बैठेंगे तो कुछ नहीं होगा। किसी भी प्रदेश के या कहीं के कलाकारों ने सरकार का सहयोग मिलता तो मतलब मच बेटर, सोने पे सुहागा। लेकिन सरकार करेगी, हम गड्ढे में ही चलते रहेंगे, रोड तो सरकार बनाएगी, तो वो तो गलत बात है। कलाकार कभी सरकार का मोहताज नहीं रहा। मुझे नहीं याद है गवर्नमेंट से मैंने क्या हेल्प ले ली। मैं आज जहाँ पहुँचा हूँ अपने परिवार वालों की बदौलत, अपने दोस्तों की बदौलत, अपनी बदौलत। सरकार क्या हेल्प करेगी आपकी? आपको खुद रास्ता चुनना होगा, आपको खुद अपनी मंजिल तलाशनी होगी, और आप किसी के भरोसे मत बैठिए। और कोई एक्सक्यूज़ नहीं, मतलब आपके औरंगाबाद के हैं आफ्ताब राणा जी, जो कैमरा लेके बैठे हैं इस वक्त, वो मुझे 20 साल से 22 साल से जानते हैं। मैं थिएटर कर रहा था उस वक्त, मैं कंपटीशन में ग्रुप में नाटक लेकर आता था, वो भी देखते थे। तो वो सामान्य सा ही था, अभी भी सामान्य हूँ, कोई असामान्य नहीं हो गया मैं। लेकिन उस वक्त अकेले करते थे जर्नी, डेरी ऑन सोन, औरंगाबाद, बिहिया, गया, छपरा, कुल्ठी, सिंदरी, कहाँ नहीं गया हूँ मैं नाटक लेकर। आपके बिहार में करते 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 भोपाल गया। करेंगे तो रास्ता निकलेगा। कहीं जाना होता है तो घर से निकलना होता है ना। सरकार आपके दरवाजे पे सवारी भेजेगी और आप निकलेंगे तो ऐसा नहीं होगा ना, आपको ही निकलना पड़ेगा। मैं जिस शहर से निकला हूँ सर, उस शहर में आज भी थिएटर नहीं होता। एक ही ग्रुप है हमारा बस, तब भी नहीं होता था। अभी आपकी जो हाल में नाटक आजमगढ़ में हुई, मेरा सामान, मेरा सामान, इसको लेकर मेरा कुछ सामान, और बहुत इसकी चर्चा हो रही है। मैं ज़्यादातर जो एक्टर, बड़े एक्टर हैं, उनका पोस्ट देख रहा हूँ, वो बहुत प्रशंसा कर रहे हैं आजमगढ़ महोत्सव में। जो अभी क्या है, इसको, इस नाटक को और दूसरे शहरों में भी लेके बढ़ना। हम शिमला लेके जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में ला रहे हैं हम। अब ये रंगमंच का सफ़र मेरा रुकेगा नहीं। मेरी इच्छा ये थी कि एक दुनिया मुझे जान जाए, मेरे लोग जान जाए। कला को रोज़ी रोटी बनाना था, शौक़ को पेशा बनाना था। आज ईश्वर की दया से चंद लोग ही सही जानते हैं संजय पांडे को। अब मुझे आर्थिक संकट से नहीं गुजरना पड़ता। मैं फिल्में करता हूँ आर्थिक उसके लिए, प्लस थिएटर से मुझे पैसे मिल जाए तो मच बेटर। किसको बुरा लगता है पैसा? नहीं मिले तो अपनी जेब का पैसा लगा कि मैंने अभी प्लेस किया है मुंबई में, आगे भी करूँगा। ये फ़ायदा अब मिलता है नाम का कि चेहरे का, कि दर्शक आ जाते हैं। अब दर्शकों का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। रंगमंच जिसमें दर्शकों का हमेशा अभाव रहा है, बिहार में नहीं रहा है। बिहार में तो दर्शक बहुत हैं, तो अब दर्शक आ जाते हैं। और मैं ये सिलसिला जारी रखूँगा। और बिहार सरकार से उम्मीद करता हूँ कि बिहार सरकार शुरू से तटस्थ रही है कलाकारों को लेकर। यहाँ अच्छा
ऑडिटोरियम की कमी, कलाकारों को आर्थिक सहयोग नहीं मिलता है। सरकार सहयोग करे, सिनेमा को सहयोग करे, अच्छा कदम उठाया सब्सिडी के लिए, इसके लिए मैं बिहार सरकार को धन्यवाद दूंगा। मगर वो अब फॉलो हो, वो अब ज़मीनी लेवल पे आए और कागज़ पे ही ना रहे, लोगों को पैसे मिलना शुरू हो, सब्सिडी मिलना। तो आप देखिएगा, बिहार तो गढ़ है कलाकारों का। हमें भी जितना प्यार मान सम्मान बिहार में मिलता है, वरना देश के उतना देश के किसी कोने में नहीं मिलता। हमारे सही दर्शक तो बिहार है, भोजपुरी का गढ़ बिहार है। बिहार ने हमें पहचान दी है, उत्तर प्रदेश ने तो बाद में पहचाना हमें जहाँ के हम हैं। ये बहुत कड़वा सच है। मेरे अपने शहर गांव में मुझे पहचानने में 10 साल लग गया लोगों को। वो फिल्म ही नहीं देखते थे, न पर्दे पे न टीवी पे। बिहार का तो बच्चा बच्चा जानता है, बड़का गुंडा, अरे संजय पंडैया है लरे। हाँ, वो पंडैया प्यार से भले बोल देते हैं, लेकिन वो उनका प्यार है। कौन है? अरे बड़का गुंडा, अरे तो वो तो हम 20 साल से देख रहे हैं बिहार में। हमें बिहार में परिचय की ज़रूरत नहीं है, उत्तर प्रदेश में वो परिचय हमें अब मिला है, जो बिहार में हमको 20 साल पहले मिल गया था। चलिए सर, चलते चलते एक आखिरी में, जब एक फ़नकार का इंटरव्यू किया जाए, उनसे बातचीत की जाए और साहित्य में जिनकी रुचि हो, अगर वो कुछ पंक्ति सुना दें, कुछ शेर सुना दें, कुछ डायलॉग बोल दें, तो शायद लगता है कि बातचीत पूरी हो गई हो और हमारे दर्शक भी महसूस करें कुछ आपके ऐसे संवाद जो आपको लगता है, वो चाहे नाटक के हों या फिल्मों के, वो लगता है कि हमारे दर्शकों के लिए आप यहाँ पे बोलें, या कुछ ऐसी पंक्ति जो आप दोहराते हैं तो दिल को सुकून मिलता है। ये मेरा तो वो लोग सिनेमा में देखते हैं, वो आपके चैनल में ऐसा बोलूँगा तो कोई बात नहीं। रश्मि रथी की 4 लाइनें सुना देता हूँ। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है, मैत्री की राय बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे, दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। क्या बात है सर, चाहेंगे कि 1-2 शेर भी सुना दें? जी जी जी। वो मुझे याद है कि हज़ारों सरहदों की बेड़ियां जकड़ी हैं पैरों में, हज़ारों सरहदों की बेड़ियां जकड़ी हैं पैरों में, खुदा इन पैरों को पर बना देता तो अच्छा था, कभी रोका नहीं रास्ता परिंदों का परिंदों ने, खुदा दुनिया को चिड़िया घर बना देता तो अच्छा था। क्या बात है सर, ये मेरा नहीं, आफ्ताब राणा जी औरंगाबाद उनका शेर है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू इमरान भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू।